सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं? गुड। सो गुड गोइंग। तो स्टोकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट को हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, आप भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे होंगे। बार बार मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी ही टाइम है इसको बेहतर करने का, इसको स्ट्रॉन्ग करने का। जैसा मैंने आपको बताया था, इस संडे को आपका अब एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में कंसंट्रेशन तक हम करेंगे, अप टू कंसंट्रेशन, फ्रॉम बिगनिंग अप टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो आज थोड़ा सा और मैं आपको कंसंट्रेशन कुछ कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, और उसके बाद आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, ये दोनों दिन हम डीपीपी करेंगे और संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये तो रही एक बार। टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा और वो ऑनलाइन बिल्कुल इनोवेटिव होगा, डिफरेंट होगा, वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। बिल्कुल कंप्लीटली इनोवेटिव वे ऑफ टेस्टिंग, जिसमें कोई हैसल नहीं होगा। आपके पास सीधा व्हाट्सएप पे आपको पहुंच जाएगा आपका पेपर, और उसी पे आपको आंसर की करके और फिर उसको सबमिट कर देना हो, मेरे पास पहुंच जाएगा और विद इन ए मिनट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट इज वन थिंग। जैसा मैंने कल कहा था आपको कि जिस स्टैंडर्ड में हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, अगर उस स्टैंडर्ड में फिजिक्स और मैथ्स नहीं होता है तो प्रिपरेशन और हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में, और अगर वो बैलेंस नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाता है अपने गोल को अचीव करना। इतना ही नहीं, एक और जो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा आप अभी बिगिनिंग स्टेज में हो तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द राइट डायरेक्शन कि कैसे हमें आगे चलना चाहिए। अगर जैसे अभी चल रहा है इसी तरह से चलता रहा तो फिजिक्स में मैथ्स में आपका कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, मुझे मालूम है, और वो इतनी एलिमेंट्री बेसिक चीज़ें तक ही चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं जिससे कि एक फील गुड आपको आएगा, और थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि केमिस्ट्री तो बड़ा मुश्किल होता है, फिजिक्स तो बड़ा इजी है, मैथ्स तो बड़ा इजी है। तो एक्चुअली आपको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है आईटी स्टैंडर्ड का। यू आर नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू द फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ आईटी स्टैंडर्ड। तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद आपको लगने लगेगा अरे केमिस्ट्री तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। फैक्ट ये है कि केमिस्ट्री तीनों में सबसे इजी है, लेकिन ये तो तब फीलिंग आएगी ना जब फिजिक्स अपने स्टैंडर्ड में चल रहा होगा, मैथ्स अपने स्टैंडर्ड में चल रहा होगा। तो अभी आपके लिए एक और सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया है, ध्यान से सुनना आप उसको। फिजिक्स में कल से आपको एक लेक्चर लिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल तो जस्ट सर आपको इंट्रोडक्शन देंगे, फिजिक्स के बारे में बताएंगे, और कल ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि फिजिक्स क्या कर रहे थे आप और क्या करना चाहिए एक्चुअली। जिस सर की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरे इंडिया में उनको लोग फिजिक्स गुरु के नाम से जानता है, और ये हमारा फॉर्चून है, हम फॉर्चुनेट हैं कि अभी वो कुछ टाइम से नांदेड़ में ही हैं। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे आप सब लोग पहचान लोगे उनको। IIT JEE 2019 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, कार्तिकेय गुप्ता,
मुंबई एलएन से था, उसको पूरा 11 सर ने ही पढ़ाया था, 12th में सर नांदेड़ आ गए थे और नांदेड़ से प्रिपरेशन करके जो 3 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ 2019 में, वो तीनों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए थे, मेरे स्टूडेंट थे और वो तीनों 11th में एलएन में थे मुंबई में। वहाँ पे मेरी बुक पढ़ते थे, मेरी बुक से केमिस्ट्री पढ़ते थे। यहाँ पे आए, मैंने उनको कन्विंस किया, 12th में वो यही रुक गए। तो उनको भी 11th में सर ने ही पढ़ाया था, यही सर ने पढ़ाया था फिजिक्स। तो फिजिक्स में कल से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी एंड यू विल start getting the physics of that standard। देखो आईआईटी की प्रिपरेशन जो है ना, उसके लिए एक पागलपन चाहिए, एक जुनून पैदा करना है आप में, और वो जुनून ही पैदा करना मेरा काम है। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके अंदर वो मोटिवेशन लाना, वो जुनून लाना, वो पागलपन लाना ही मेरा उद्देश्य है। देखो दुनिया को पागल ने ही जीता है। नॉर्मल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से चलने वाला आदमी दुनिया को नहीं जीत सकता है। एक सुनते होगे पागल सन की तानाशाह आज के डेट में नॉर्थ कोरिया का किंग है, जिसका नाम है किम जॉन उंग। वो छोटा सा कंट्री है लेकिन उसकी पागलपन, उसका जुनून जो है वो एवरी डे न्यूज का हेडलाइन बनता है। बड़े बड़े दिग्गज उससे डरते हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पॉइंट ये है, जो करें वो पूरा जुनून से करें और उसमें अपनी आत्मा लगा दें और उसके लिए अगर मैं आपको मोटिवेट कर सका, देन दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो कल से आपको फिजिक्स में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, फिजिक्स में भी अब आपका स्मूथली चल रहा होगा। एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ऐड अ मैथ फैकल्टी ऑफ दैट स्टैंडर्ड ऑल्सो। जस्ट 1-2 दिन में कई सर से बात हो रही है, बाहर में कोई कोटा में है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, सब मेरे दोस्त हैं, किसी से बात बनती है तो अभी उनका वीडियो फीड आपको देना शुरू करेंगे एंड जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो फिजिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स ए गुड न्यूज़ और आप सब लोग खुश होंगे इससे। तो अब अपने काम पे वापस आ जाएं, केमिस्ट्री को शुरू कर लें। थोड़ा सा और आपको ट्रबल करें कंसंट्रेशन में, थोड़ा सा और आपको परेशान करें कंसंट्रेशन पढ़ा के। मोलरिटी तो कल हमने किया था और काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराया था, आपने किया भी होगा। तो अब आज क्या पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट इज लेक्चर नंबर 16 एंड इट इज टुडे 20th May 2020। आपको मैंने परसेंटेज स्ट्रेंथ और मोलरिटी ये 2 चीजें करा दी है। अब आज एक कंसंट्रेशन करेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से सिंबलाइज करते हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल स्मॉल एक्स होता है, जैसे मोलरिटी का कैपिटल एम होता है। क्या है मोल फ्रैक्शन, इसको जरा समझते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसंट्रेशन यूनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। सपोज करो हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है। सॉल्यूशन के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट का होना जरूरी है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1 सॉल्यूट भी हो सकता है। सपोज करो इसमें 2 कंपोनेंट है, ए एंड बी।
जैसे ग्लूकोज पानी में डिजॉल्व कर दिया, NaCl पानी में डिजॉल्व कर दिया तो एक पानी हो गया, एक ग्लूकोज हो गया, एक NaCl हो गया। अगर A का मोल को हम डिनोट करें Na से, B के मोल को डिनोट करें Nb से, तो मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन कि A का मोल का फ्रैक्शन क्या है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको हम लोग डिनोट करेंगे X ऑफ A से, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। और इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यानी कि मिक्सचर में, सॉल्यूशन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें मालूम करना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये फ्रैक्शन है इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा और इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक मिक्सचर है इथानॉल एंड वाटर का, अल्कोहल पानी में डिजॉल्व है। सपोज करो इसमें इथानॉल के 2 मोल और वाटर के 8 मोल हैं। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल लिखना हुआ तो 2 अपॉन 2 प्लस 8, 2/10.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी अगर हमें लिखना पड़ा तो ये हो जाएगा वाटर का मोल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, इट इज 0.8। इस तरह से मोल फ्रैक्शन, कोई जरूरी नहीं है 2 कंपोनेंट ही हो, 3 कंपोनेंट भी हो सकता है, n कंपोनेंट भी हो सकता है। जैसे सपोज करो अब एक और सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। एक और सॉल्यूशन हमने लिया मान लो जिसमें सोडियम क्लोराइड के से 0.5 मोल है, और कोई एक ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के से 1.5 मोल है, और पानी इसमें सपोज करो 8 मोल है। अब ये 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अगर लिखना हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और मोल्स ऑफ NaCl कितना लिया है हमने 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 8, नीचे हो गया 10, सो 0.5 अपॉन 10, 0.05। इसी तरह से और का भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl2 लिखना हुआ तो मोल्स ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय नीचे 10 अभी देखा ही था हमने, ये 0.15 आ जाएगा। ऐसे ही वाटर का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी एक मिक्सचर में कई कंपोनेंट हैं, A, B, C, D डॉट कई कंपोनेंट हैं, किसी का मोल फ्रैक्शन अगर लिखना हो तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, किसी ith कंपोनेंट A B C D क्या हो जाएगा, उसी कंपोनेंट का मोल, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए? तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास मिक्सचर में किसी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए।
अब ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन। इसमें एक दो सिंपल सा पॉइंट जरा सा देखो। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, इज ऑलवेज लेस देन 1। किसी का मोल फ्रैक्शन मिक्सचर में 1 नहीं हो सकता। 1 होने का मतलब वो अकेला ही है 100%। दूसरा, सम ऑफ मोल fractions of all the components is always 1। फ्रैक्शन का सम 1 होता है ना, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखो, सपोज करो हमारे पास एक मिक्सचर है A एंड B का, इसका मोल सपोज करो n ऑफ A है, इसका मोल n ऑफ B है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो XA प्लस XB क्या हो जाएगा, NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB। देखो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर हो गया NA प्लस NB, और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा NA फर्स्ट टर्म NB सेकेंड टर्म, ये 1 हो जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होगा। यानी कि अगर मान लो 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, तो तीसरा का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरा का आ जाएगा। समझा? एंड आखिरी पॉइंट, किसी 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का रेशियो, किसी भी 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के सम का मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर हो जाएगा, Na अपॉन NB हो जाएगा। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, Na अपॉन NB। सही है ना? सो ये 3 पॉइंट्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपकी परेशानी को थोड़ा बढ़ाते हैं। ऐसे परेशान नहीं होते होंगे बच्चे, यूज टू हो गए होंगे कि सही से परेशानी करते हैं केवल न्यूमेरिकल करा के। बच्चे न्यूमेरिकल ही करना है, इसी से अपनी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है और इसी से फिजिकल केमिस्ट्री एक शेप लेता है। सपोज करो एक सिचुएशन है, करा डिटरमिन फॉर योर इंफॉर्मेशन। कल जो मैंने चैलेंज दिया था, एक बच्चे ने बाबा 1 घंटे में ही मुझे सॉल्व करके पूरा व्हाट्सएप पे भेज दिया और मैंने उसको चेक किया, एररलेस। ये जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए। एक बच्चे ने सॉल्व करके मुझे भेजा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसका नाम भी बता सकता था आपको। तो और एररलेस, इतना नीट एंड क्लीन वे में सॉल्व किया और खुश हो गया मैं देख के। वही जुनून, वही पागलपन मैं सब में देखना चाहता हूं, आप सब में आएगा। लगे रहो। डिटरमिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड in its 15% solution. Atomic mass of sodium 23, iodine 127. एक सिंपल सा सिचुएशन मैंने दिया है। सोडियम आयोडाइड का एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम आयोडाइड 15% है। परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मास बाय मास होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड होगा और 85 ग्राम वाटर होगा। यही है ना? In 100 ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड देन 85 ग्राम ऑफ वाटर। मिक्सचर में मास आ गया दोनों का। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए तो कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सोडियम आयोडाइड का मोलर मास 23 प्लस 127 ये 150 हो जाएगा। सही है? तो ये 15 ग्राम में 15/150.1 मोल हो जाएगा। ये 85 ग्राम में 85/18 कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना। देख लेता हूँ मैं जरा कैलकुलेटर से। 85 डिवाइडेड बाय 18 4.72 मोल वाटर हो गया। ये लो मोल आ गया दोनों का। अगर दोनों का मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बताओ क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड 0.1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 0.1 प्लस 4.72 किया जाएगा 0.1 अपॉन 4.82। ये 1/48.2 कुछ 0.05 के आसपास आ जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 4.82 नहीं 0.02 0.02 ये आ गया मोल फ्रैक्शन सोडियम आयोडाइड का। कुछ समझा? लेकिन यही एक इजी क्वेश्चन था। मोल फ्रैक्शन में आगे जो होगा वो इतना आसान नहीं होगा। तो जिसको नहीं समझ में आया वो रिप्ले करके बैक जाके इसको फिर से देखो, फिर से समझो, फिर आगे बढ़ना। अब एक सिचुएशन देखो। एक क्वेश्चन है, कह रहा है एन aqueous solution has equal mole fraction of sodium chloride and sodium bromide. Also solution contain 54% water by mass. Determine mass percentage of NaCl in the solution. सॉल्यूशन में NaCl का मास परसेंटेज निकालना है। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो आप इनिशियल टोटल 100 ले लो, 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन लेंगे उसमें अगर NaCl का मास निकाल लेंगे तो वही परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 100 में ही जो मास आएगा वो परसेंटेज होगा। तो अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो इसमें 54 ग्राम तो वाटर होगा, लेकिन जो रिमेनिंग 46 ग्राम होगा ये NaCl प्लस NaBr होगा ना। अगर हम इसमें
x ग्राम सोडियम क्लोराइड का ले लें तो 46 माइनस x ग्राम सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल है। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो दोनों का मोल भी इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो, पीछे जाके देखना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो x1 अपॉन x2 ये n1 अपॉन n2 है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसी भी मिक्सचर में मोल का रेशियो होता है, तो कोई भी दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल रेशियो के बराबर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है ये 1 है NaCl और NaBr के लिए, तो क्या इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaBr होगा। जब दोनों का भाई मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मोल इक्वल होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल का रेशियो इक्वल मतलब 1, रेशियो 1 तो मोल इक्वल, और मोल इक्वल और दोनों का मास हमने इधर देख रखा है। मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोलर मास से डिवाइड करके, दोनों को मोल में कन्वर्ट करके इक्वल कर दो, x आ जाएगा। समझा? नहीं समझा लगता है। x ग्राम सोडियम क्लोराइड में x अपॉन 58.5, NaCl का मोलर मास है 58.5, 23 प्लस 35.5, 46 माइनस x ग्राम NaBr में 46 माइनस x अपॉन NaBr हो जाएगा 80 प्लस 80 होता है ब्रोमीन का, प्लस 23 सोडियम का 103, ये इसका मोलर मास है, तो ये हो जाएगा 103 मोल। ये आ गया NaBr का मोल, ये आ गया NaCl का मोल, ये दोनों इक्वल हैं, कर दो इक्वेट। सो x अपॉन 58.5 इज इक्वल टू 46 माइनस x अपॉन 103। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 103x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 46 इंटू 58.5 माइनस 58.5x। 58.5x को लेफ्ट में ले आओ तो 58,361 161.5x इज इक्वल टू 46 into 58.5, so x is equal to 46 into 58.5 upon 161.5। अब इसको जरा राउंड ऑफ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये अराउंड 16 के करीब, 16-17 के करीब आ जाता है। मैं जरा कर लूँ कैलकुलेट। 46 into 58.5 divided by 161.5, it is 16.66 ग्राम, approximately 16.7 ग्राम। ये 16.7% भी हो जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन का ओरिजिनल मास 100 ग्राम लिया था, तो 100 ग्राम में जो NaCl का मास आया वही परसेंटेज भी हो जाएगा। समझा कुछ? एक और सिचुएशन देखो, कह रहा एन aqueous solution of calcium bromide has mole fraction 0.1 and density of solution is 1.81 gram per ml. Determine
मोलेरिटी, डिटरमिन मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलेरिटी मालूम करनी है। अब थोड़ा ये डिफरेंट सिचुएशन आ गया, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, उससे मोलेरिटी मालूम करना है। आगे अभी दूंगा फिर मोलेरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ध्यान से सीखेंगे सभी लोग। मोलेरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन से आगे बढ़ें, मोल फ्रैक्शन ऑफ CaBr2 अगर 0.1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर साइमल्टेनियसली 0.9 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर हम 1 मोल सॉल्यूशन का ले लें, 1 मोल सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 मोल सॉल्यूशन का अगर ले लें तो उसमें 0.1 मोल कैल्शियम ब्रोमाइड, 0.9 मोल वाटर होगा। और इससे हम उस सॉल्यूशन का मास मालूम कर लेंगे डेंसिटी यूज करके। फिर वॉल्यूम आ जाएगा, और वो उस वॉल्यूम में कैल्शियम ब्रोमाइड का मोल 0.1 है, तो सोल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मोलेरिटी आ जाएगा। ये समझे ना? पहले देखते हैं जरा, जो मैंने कहा मैं उसको लिखता हूं। इफ 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के अगर लेते हैं तो उसमें 0.1 मोल कैल्शियम ब्रोमाइड, 0.9 मोल वाटर का हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन 1 में मोल ही तो बताता है। यहां से कैल्शियम ब्रोमाइड का मास निकाल सकते हो, मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड ये आ जाएगा 0.1 इंटू मोलर मास। मोलर मास देखो इसका कितना हो जाएगा, 40 होता है कैल्शियम का, 2 इंटू 80 ब्रोमीन का, ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू 0.1, 20 ग्राम। जो 1 मोल सॉल्यूशन लिया हमने उसमें कैल्शियम ब्रोमाइड कितना है, 20 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 0.9 इंटू 18, उसका मोल इंटू मोलर मास, 18 9 जा 162, 16.2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट, 20 ग्राम सोल्यूट हो गया प्लस 16.2 ग्राम हो गया सॉल्वेंट, 20 एंड 16 36.2 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसका मास 36.2 ग्राम है, वो सॉल्यूशन जिसका मास 36.2 ग्राम है, उसमें कैल्शियम ब्रोमाइड 0.1 मोल है। देखो सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास आ गया। अब डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी से सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम निकाल लें तो सोल्यूट का मोल इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मोलेरिटी आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। मास है 36.2, डेंसिटी है 1.81। ये ग्राम था, ये ग्राम पर ml, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आ जाएगा। देखो ऐसा 20 है, 36.2 डिवाइडेड बाय 1.81, Hmm. 36.2 divided by 1.81, 20. Wow.
इट इज 20 ml। अब तक क्या मालूम चला हमें, वो सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम हमने निकाला 20 ml, उसमें सोल्यूट के 0.1 मोल हैं। ये बताओ कि मोलेरिटी याद है कुछ की भूल गया सर? मोलेरिटी होता है N/V, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो बताओ N.1 और वॉल्यूम 20/1000। मिलीलीटर को लीटर बनाओगे ना, ये हो जाएगा 5 मोलर। हमने क्या निकाला? मोल फ्रैक्शन से मोलेरिटी। एक जरा रिवर्स करके देखते हैं। तो थोड़ा रेपिटेशन हो जाएगा। करा 18 मोलर H2SO4 solution has density 1.8 एक सेकेंड, वन 1.9 ग्राम लेते हैं, 9 ग्राम पर ml। डिटरमिन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन। मोलेरिटी डेंसिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। पिछले क्वेश्चन में डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन दिया था, मोलेरिटी निकालना है। अब देखो मोलेरिटी क्या होता है? मोलेरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यही होता है ना। तो अगर इस बात को यहां पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाएं कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 18 मोल H2SO4 होगा कि नहीं। मोलेरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? दोनों का मोल चाहिए, दोनों कंपोनेंट का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी मोल चाहिए और वाटर का भी मोल चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का तो मोल नोन है। अब वाटर का मोल कैसे आएगा? तो ये बताओ कि 1 लीटर सॉल्यूशन का मास 1000 ml इंटू 1.9 ग्राम पर ml, बताओ ये 1900 ग्राम हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन का मास, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 18 मोल, 18 मोल। तो उसका मास निकाल सकते हैं, ना। सो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 98। ये 1800 से थोड़ा कम होगा। 18 इंटू 98, 1764, 1764 ग्राम। ये देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1764 ग्राम तो H2SO4 है। टोटल मास सॉल्यूशन का 1900, तो बैलेंस क्या है? पानी। सो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा 1900 माइनस 1764, सॉरी, यह आ जाएगा 136 ग्राम। डिफरेंस सही लिया ना? हाँ ठीक है, 1800 1900।
136 ग्राम वाटर। अब देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल पता था, सॉल्वेंट का मास आ गया, तो इसको मोल में कन्वर्ट करो। मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मोल ऑफ वाटर हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 18, अप्रॉक्सीमेटली 136 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 7.5 अप्रॉक्सीमेटली 7.55 आ रहा है। सॉल्यूट का मोल यहां है 18, सॉल्वेंट का मोल यहां है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन जो हमने लिया था उसमें 18 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है एंड 7.5 मोल वाटर है। मोल फ्रैक्शन आ गया ना, सल्फ्यूरिक एसिड का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सही है। सो therefore mole fraction of H2SO4, जल्दी बोलो कितना होगा? 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 7.5, ये हो गया H2SO4 का मोल और ये हो गया वाटर का मोल। कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाय 18 7 25.5। देख लीजिए डिवाइड करके कितना आता है। 18 डिवाइडेड बाय 25.5, इट इज 0.7। मैंने आपको सिखाया मोल फ्रैक्शन से मोलेरिटी निकालना और मोलेरिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना। ये कंसंट्रेशन यूनिट बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जरा एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट को सुनेंगे सभी लोग, एक सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन है, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में पहले हमने 1 मोल NaCl एंड देन से 4 मोल वाटर ले लिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या होगा, तो 1/1 + 4 1/5.2। अब इस बीकर को हमने सील कर दिया, बंद कर दिया। समझ गया ना? अब यहां पे सॉल्यूशन है और हमने बीकर को सील कर दिया है। जब बीकर को सील कर देंगे और उसके बाद आफ्टर सीलिंग solution is heated slightly, हीट करने पे एक्सपेंशन होता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन बंद है, तो इसलिए सॉल्यूशन का टोटल मास कंजर्व रहेगा कि नहीं? Expansion in volume will be observed, but total mass will remain constant. इसका मतलब क्या हुआ कि now NaCl 1 मोल ही रहेगा, वाटर 4 मोल ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन मास कहीं गया नहीं,
तो मास को मोल रिप्रेजेंट करता है, मोल कहीं गया नहीं ना, NaCl का मोल चेंज हुआ ना वाटर का मोल चेंज हुआ, एंड therefore मोल फ्रैक्शन of NaCl will be still 1/5.2। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या समझाया? इस एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया, समझाया कि मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन does not depends on टेम्परेचर। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे कि कंटेनर सील्ड होना जरूरी है। अगर कंटेनर सील्ड नहीं होगा और तब अगर हीट करोगे तो पानी इवेपोरेट करके निकल जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब कि सिस्टम का मास चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम क्लोज है तो टेम्परेचर चेंज करने से मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। याद करो, मोलरिटी चेंज हो गया था, समझा ना? सो मोल फ्रैक्शन will not change with temperature, molarity does change। ये सब बातें पूछी जाती है, आपको दिया जाएगा कि बताओ इसमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, समझा ना? तो मोल फ्रैक्शन आज मैंने आपको सिखाया, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। आपको क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने देख लिया, आपने नोट बनाया, और बिना सॉल्यूशन देखे हुए जो मैंने सॉल्व किया उसको देखे बिना खुद से ट्राई करना और देखना कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा देखेंगे, हेल्प लेंगे, कहाँ जहाँ फंसेंगे वहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा काम आपको सेल्फ ड्रिवन बनाना है ताकि आप खुद से ड्राइव करना सीखो, समझे? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ IIT JEE। IIT JEE इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट। IIT JEE में जो क्वेश्चन आता है, खास करके JEE एडवांस में जो क्वेश्चन आता है, वो दुनिया के किसी किताब में नहीं होता। वो क्वेश्चन फ्रेम होता है। IIT JEE के एडवांस के एक पेपर को बनाने में कई लोग साल लगे रहते हैं, पूरे 1 साल लगे रहते हैं, एंड देन दे इवॉल्व विथ ए पेपर कि जब वो आता है तो पूरी दुनिया देखती है उसको, एंड द होल वर्ल्ड अप्रिशिएट कि हिंदुस्तान में एक एग्ज़ाम होता है जो 12th स्टैंडर्ड में होता है, जो अच्छे अच्छे विद्वान का दिमाग हिला देता है, समझे? तो इनोवेटिव बनो, क्वेश्चन को इनोवेट करो, लेकिन इससे डरना नहीं है। मैंने पहले कुछ बोला वो भूल जाएगा, बाद वाला याद रखेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट। डिफिकल्ट नहीं है। हमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना है कि मैंने कुछ सिखाया आपको, वर्ड बाय वर्ड उतना ही नहीं अपने आप को लिमिट रखना है, अपने थॉट प्रोसेस में लेके जाना है कि कुछ खुद से क्वेश्चन लेके आना है। मुझे व्हाट्सएप करना है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। साइंस में किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन एक होगा, सॉल्यूशन अनेक हो सकते हैं। दैट कैन बी अप्रोच्ड इन ए नंबर ऑफ वे, एंड आफ्टर सम टाइम मैं एक सोल्यूशन देता हूं बच्चों को, बच्चे 5 सोल्यूशन मुझे भेज देते हैं, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी कि नहीं मेरा बच्चा अब समझने लगा है। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। तो आज इतना,
क्योंकि अब अगला कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज मोलेलिटी। मोलेलिटी नहीं, मोलेलिटी आपने कर लिया, अब एक दूसरा है मोलेलिटी, सबसे खतरनाक यूनिट है। तो आज अब उसमें नहीं घुसेंगे, उसमें इंटर नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने बिगनिंग में बताया था, कल आपको फिजिक्स के क्लास का भी फीड मिलेगा, लिंक मिलेगा। कल क्लास तो नहीं ज़्यादा, लेकिन सर इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे फिजिक्स में क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या अप्रोच होता है, एंड यू विल रियली लव टू लिसन। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ, भरोसा रखो। नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। जो हो गया वो एक नाइटमेयर था। थैंक यू।